नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपना क्लास 12th का न्यू कोर्स बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, जिसके अनुसार हम अपने तीसरे बुक पे आ चुके हैं, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। ठीक है, तो इस बुक का जो हमारा ये वाला चैप्टर है, यानी 9वां जो हमारा अध्याय है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, इसका ये पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था, यानी उपलब्ध करा दिया था। ठीक है, और मैंने आपको कहा था ये बुक के जितने भी चैप्टर आपके सामने लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों जो आपको चैप्टर दिख रहे हैं, ये चारों चैप्टर को आपको पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर के साथ मिलाकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि ये जो चैप्टर है या फिर ये इस बुक के सभी चैप्टर हैं, वो सभी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर भी माने जाते हैं। देखो, ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो हमारा पहला अध्याय है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा इससे मैच हो जाता है। ठीक है, जो ये हमारा ये दूसरा चैप्टर है, ये कहीं ना कहीं इससे भी मैच हो जाता है और कहीं ना कहीं इससे भी मैच हो जाता है। कुल मिला के आप समझ सकते हो कि जो आपका 9वां अध्याय है और जो 10वां है, ये दोनों अध्याय मैच नहीं होंगे, लेकिन ये आगे के जो 2 अध्याय बचे हुए हैं वो पूरा का पूरा इसमें मैच हो जाते हैं। ठीक है, पार्ट 2 है, चैप्टर का नाम उपनिवेशवाद और देहात है। सरकारी अभिलेखों का आप अध्ययन भी करोगे इसमें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर सकते हो, वीडियो के राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। और आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और बाकी आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने आपको सिलेबस बता दिया था पार्ट 1 वाले वीडियो में कि इसका जो है सिलेबस क्या है, चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा। ये कुछ आपके टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका बोर्ड है सेंट्रल लेवल पे, उसने आपके लिए निकाला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये जो टॉपिक है वो अपने लैंग्वेज में करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन से नहीं करने। जो आपका इससे पहले वाला अध्याय था 8वां, किसान, जमींदार और राज्य, इसको मैंने आपको 7 वीडियो में कराया है, इसको आप देख सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं टॉपिक। देखो, ये जो हमारे ऊपर के 9 टॉपिक हैं, ये मैंने आपको करा दिए थे पार्ट 1 वाले वीडियो में। यानी जो हमारा पार्ट 1 वाला जो वीडियो था वो मैंने आपको करा दिया था टोटल 9 टॉपिक, पहला, दूसरा, ऐसे करके टोटल 9 टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। इन 4 टॉपिक को आज के इस वीडियो में खत्म कर देंगे, और बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो जो हमारा इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है, जिसका नाम है वर्धमान में की गई एक नीलामी। देखो, वर्धमान जो है एक जगह का नाम है जहां पर एक नीलामी की गई थी, और क्यों की गई थी आपको पता होगा। मैंने आपको इस्तमरारी बंदोबस्त बताया था, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि नीलाम हम किसी जमीन को इसलिए करते हैं कि जो उसका जमींदार है, जो राजा है, वो अगर राजस्व एकत्र नहीं कर पाता किसानों से और ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पाता, तब जो है नीलाम किया जाता है या फिर नीलामी हो जाती है। ठीक है, तो वर्धमान के ऐसे एक राजा थे जिन्होंने राजस्व नहीं दिया था, तो कहीं ना कहीं उनके जमीन को नीलाम करना पड़ा, और उसी नीलामी को हम समझेंगे कैसा नीलामी था, कब किया गया था, क्या था। ठीक है, तो देखो, जो नीलामी है इसका नाम है वर्धमान में की गई एक नीलामी। तो वर्धमान एक जगह है पूरा का पूरा, आप उसमें देखोगे तो आपको दिख जाएगा मैप में, या फिर अगर आप वैसे भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो देखो, सन 1797 में ईस्वी में क्या हुआ, वर्धमान नामक एक जगह था जहाँ के जो राजा थे, जो हमारे जमींदार थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है राजस्व नहीं दिया। तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है उनके जमीन को नीलाम कर दिया, या फिर उस समय ऐसा माहौल था कि नीलामी हो रहा था, चल रहा था। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी नीलामी थी पूरे देश का या फिर विश्व का। ठीक है, इस नीलामी में वर्धमान के जो राजा थे, राजा यानी आप समझ सकते हो जमींदार, ठीक है, उसकी जो भू संपदाएं है उनकी, उनको बेचा जा रहा था एक तरह से। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये जो राजा है वो राजस्व नहीं चुका पाया, इसलिए उनकी संपत्ति को नीलाम किया जा रहा था, है ना। नीलामी में बहुत सारे खरीदार आए थे, और अधिक बोली लगाने वाले को ही वो संपदा बेच दी गई। लेकिन यहाँ पे एक बात थी, क्या थी कि वहां के जो कलेक्टर थे उनको एक पेंच दिखाई दिया इन पूरे घटना में। क्या था वो पेंच? वो पेंच ये था कि नीलामी में जो खरीदार आए थे वो ज्यादातर जो है राजा के एजेंट यानी जमींदार के अपने आदमी थे, नौकर थे, चाकर थे। ठीक है, और उन संपत्ति को वो लोग खरीद रहे थे अपने राजा के लिए।
और फिर ये लोग क्या है कि बोली लगाते थे, और जब ये बोली जीत जाते थे, जमीन इनको मिलता था, तो ये पैसे देने से इनकार कर देते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो जो पूरा ये मान लो भूमि है, ये भूमि कहीं ना कहीं राजा को मिल जाता था फिर से, है ना। फिर दोबारा नीलामी होती थी, क्योंकि वो लोग इनकार कर देते थे पैसे देने से, ठीक है। फिर क्या होता था, तो और ऐसे ऐसे ही सिलसिला चलता गया। मान लो नीलामी हो रहा है, उसके नौकर ने जमीन खरीद ली, पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर नीलामी हुआ, फिर उसके नौकर जो है उसको जमीन मिलने लगा, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। और फिर क्या हुआ, फिर जाके नीलामी हुआ, फिर पैसे देने से इनकार किया, फिर नीलामी हुआ। ये सिलसिला जो है चलता गया, ठीक है। और आखिर में क्या हुआ, उस जमीन को, उस संपदा को उसी राजा को सस्ते दाम में बेच दिया जाता था, या बेच दिया गया था, ठीक है। नोट, एक आप सूचना नोट कर लो कि जमींदारों के लिए कभी कभी राजा शब्द प्रयोग होता था, उनके लिए राजा यानी जमींदार, ठीक है। तो ये कुछ वर्धमान की नीलामी थी, और ये जो आप महल देख रहे हो, ये वर्धमान का जो राजा है उसका महल है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ये पूरा का पूरा फोटो, उसमें आप ये देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो हमारा 11वां टॉपिक है, जिसका नाम है पांचवी रिपोर्ट। तो पांचवी रिपोर्ट को समझ लेते हैं, ये कैसा है। पांचवी रिपोर्ट जो है, एक रिपोर्ट मतलब आप समझोगे, रिपोर्ट यानी कोई भी चीज होता है उसका रिपोर्ट दे देना, ठीक है। तो पांचवी रिपोर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, तो पांचवी रिपोर्ट का मतलब है कि ऐसा रिपोर्ट जो 5वें नंबर पे पेश किया गया हो ब्रिटिश संसद में, ठीक है, उसको कहा जाता है पांचवी रिपोर्ट। समझ गए, तो ये है। तो अब बात करते हैं पांचवी रिपोर्ट कब पेश किया गया, ठीक है। इसमें क्या था, तो सन 1813, आप सन याद रख सकते हो, सन 1813 ईस्वी में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश संसद है, अंग्रेजों का जो एक जगह है, क्षेत्र है, मतलब एक आप महल मान सकते हो, तो वो एक जो संसद है ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का, तो वहां पर एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी। उसी रिपोर्ट को हम कहते हैं पांचवी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है 5वें नंबर पे पेश की गई थी। तो इस रिपोर्ट को याद रखने के लिए, इतिहास में इस टॉपिक को डालने के लिए, इसके आगे पांचवी नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। पांचवी यानी पांचवा रिपोर्ट, है ना। तो यही कुछ इसका राज है। देखो, इसे हम पांचवी रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये रिपोर्ट है ब्रिटिश संसद में 5वें नंबर पे पेश की गई थी। इस रिपोर्ट से हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप और उनके जो प्रशासन है उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। यह रिपोर्ट 1002 पन्नों का था, पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें से 800 से अधिक जो पन्ने थे वो परिक्षिप्त, या फिर जो रैयत है और उनके जो जमींदार जो अर्जियां दे रखे हैं, मतलब कोई भी रैयत, कोई भी जमींदार है, उनके द्वारा जो भी एप्लीकेशन दिया गया है, जो भी अर्जियां हैं, उन सभी को यहाँ पर लिखा गया था, नोट यहाँ पर किया गया था, और यही हमें जानकारी मिल जाती है पांचवी रिपोर्ट के अंदर। और जो जिले थे, उनके जो कलेक्टर थे, उनके बारे में भी जानकारी हमें पांचवी रिपोर्ट में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग कि आपने, आपका जो बुक है उसमें क्या बताया गया है पांचवी रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो पांचवी रिपोर्ट आप समझ लो। देखो, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1760 के दशक के मध्य में क्या हुआ, जब से बंगाल में अपने आप को इन्होंने स्थापित किया था 1760 ईस्वी के आसपास, तभी क्या हुआ, इंग्लैंड में उसके जो क्रियाकलाप थे उन पर बारीकी से नज़र जो है रखी जा रही थी। अब नज़र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे रखा जा रहा है, और उन उन पर जो चर्चाएं हैं वो होती थी उस समय, ठीक है। और ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे समूह भी थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार भी करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध भी करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही जो है फरमान को रद्द किया जाए, जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और भारत के साथ व्यापार भी बढ़ता जा रहा था। और ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, ठीक है, जो बिजनेसमैन थे, वो ब्रिटिश विनिर्माताओं यानी जो सामान का निर्माण करते हैं, उनसे, उनके लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे वो लोग, है ना। कई राजनीतिक समूह का तो यह मानना था। और मैं आपको बता दूं, जो पांचवी रिपोर्ट वाला टॉपिक है, ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या कोई अदर बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। देखो, बंगाल पर जो मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था, संपूर्ण ब्रिटिश जो राष्ट्र था उसको नहीं मिल रहा था। कंपनी के कुशासन, शासन का मतलब होता है शासन करना, राज करना, कुशासन यानी गलत शासन चलाना, और अव्यवस्थित प्रशासन के लिए विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में एक गर्मा गर्म बहस चली, है ना।
कि हमें जो है अधिकार नहीं दिया गया। और क्या हुआ, और कंपनी जो है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके अधिकारियों के लोभ और लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से एक तरह से उछाला गया या फिर वहां पेश किया गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उनके जो अधिनियम थे उनको पारित कर दिए, ठीक है, और कंपनी को बाध्य किया गया, ठीक है, और इसी प्रशासन को आगे जारी रखा गया, बातें चलती गई। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार किया गया था। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के आसपास क्या हो जाता है, इसके अंतिम दशकों की बात करें, यानी 18वीं शताब्दी का मतलब है 1701 से लेकर 1800, अंतिम दशक यानी आप मान सकते हो 1770, है ना, या 1780, इसका जो दशक था। इस समय क्या होता है, इस समय इसके बारे में हमारी जो अवधारणा है वो लगभग 1.5 शताब्दी तक इस पांचवी रिपोर्ट के आधार पर बनी थी, जो आगे जाकर जो है सुधरती गई, ठीक है। पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य जो है, जो सबूत है, वो बहुमूल्य है, ठीक है, लेकिन ऐसी ही मान लो जो ऐसा सरकारी जो भी रिपोर्ट है उसको सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत भी है कि यह रिपोर्ट क्या कहती है, उद्देश्य क्या है, क्या इसमें तर्क है, साक्ष्य सबूत, ये बताया गया है पूरा का पूरा इसमें। अब बात करते हैं आगे। देखो शोध करताओं जो द्वारा क्या हुआ, जो ग्रामीण बंगाल है उसमें औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के जो अनेक जमींदार थे और जो अभिलेखगार जो थे, यानी जो अभिलेख बनाते थे, काम करते थे ज्यादातर वो, तथा जो जिले के स्थानीय जो अभिलेख मिले थे और जो भी चीज है उसके बारे में सावधानी पूर्वक जांच की गई, पहचाना गया। उनसे पता चलता है कि जो पांचवी रिपोर्ट है उसको लिखने वाले कंपनी का जो कुप्रशासन है उसकी आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता का पतन का वर्णन एक तरह से अर्जित किया गया, या फिर एक तरह से आप कह सकते हो जो उनका रिपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं पेश नहीं किया गया। उनका जो रिपोर्ट है उनके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती, या कहीं ना कहीं उनके बीच में विवाद चल रहा है, ठीक है। तो यही कुछ इसमें पॉइंट है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा है राजमहल की पहाड़ियाँ। आपको मैं बता दूं, आपका एक टॉपिक होगा एनसीईआरटी में जिसका नाम होगा कुदाल और हल। तो कुदाल और हल नाम का एक टॉपिक होगा आपके एनसीईआरटी में। तो कुदाल का मतलब यहाँ पे अलग है, ठीक है, पहाड़ी लोगों का है। हल का मतलब है संथाल लोग। तो पहाड़ी लोग और संथाल लोग ये दोनों किस प्रकार की खेती करते थे, तो इन दोनों को, यानी आप समझ रहे हो, कुदाल को और हल को, इन दोनों लोगों को हम अलग प्रकार से समझेंगे। और इसी में हमें हमारे टॉपिक आता है दामिन ई कोहो, इसको भी हम समझ लेंगे इसमें, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ, इसको समझते हैं कि राजमहल का जो पहाड़ी था वहाँ लोग कैसे रहते थे। और मैं आपको बता दूं जो ये राजमहल का पहाड़ी टॉपिक है हमारा, इसके अंदर ही हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, पूरा। तो इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम ये समझेंगे कि जो पहाड़ी लोग हैं उनका जीवन कैसा था। यानी जो हमारा टॉपिक दिख रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ। देखो जो आपका टॉपिक है राजमहल की पहाड़ियां, तो राजमहल की जो पहाड़ियां टॉपिक है इसके अंदर हम टोटल 1 2 3 4 5 6 टॉपिक को हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर, समझ गए। तो पहला हमारा टॉपिक है कि पहाड़ी लोग का जीवन कैसा था। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि ये स्थायी खेती क्यों नहीं करते थे, या फिर अंग्रेजों के लिए स्थायी खेती क्यों महत्वपूर्ण था, ये समझ लेंगे, ठीक है। और समझेंगे पहाड़ी लोगों का जो इन पर जो नियंत्रण है वो स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी, ठीक है। संथालों का जीवन कैसा था, फिर हम समझ लेंगे दामिन ई कोहो, फिर हम समझ लेंगे संथालों ने अंग्रेजों का विरोध कैसे किया। ये सभी टॉपिक इस टॉपिक में समझ लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अपना पहला टॉपिक। देखो पहले हम समझते हैं कि इसमें ये जो जंगल आपको पूरा दिख रहा है, इस जंगल में पहाड़ी लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था। तो देखो यह पहाड़ी लोग झूम खेती करते थे यहाँ पर। अगर कई बच्चों को नहीं पता झूम खेती, वैसे तो 8वीं क्लास में पता चल जाता है भूगोल के टॉपिक में,
झूम खेती के बारे में। देखो झूम खेती अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा। झूम खेती का मतलब हो जाता है ऐसा खेती जो एक स्थान पर ना की जाए, ठीक है। यानी आज आप दिल्ली में कर रहे हो, कल बिहार में, ऐसे मतलब अलग अलग क्षेत्र में अगर आप खेती करते हो तो उस खेती को हम बोलते हैं झूम खेती या कृषि। इस खेती को हम घुमक्कर खेती भी बोल देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं घुमाता रहता है इधर से उधर, है ना। तो क्या था, जो यहाँ पहाड़ी लोग थे वो करते थे कौन सी खेती, तो आप कहोगे झूम खेती। अब वो करते थे झूम खेती या कृषि मान सकते हो आप, कृषि, है ना। तो झूम कृषि वो लोग करते थे। तो अंग्रेजों को लगता था कि झूम खेती करेंगे ये लोग तो हमें फायदा बिल्कुल नहीं होगा। अब फायदा अंग्रेजों को नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो कहीं ना कहीं इन पे प्रेशर डालेंगे कि तुम जो स्थायी खेती करो, है ना। तो यही इनका जीवन था, झूम खेती करते थे, इधर उधर घूमते थे और कहीं ना कहीं फसल उगाते थे और अपना गुजारा करते थे, ठीक है। यह पहाड़ी लोग जो है खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, क्योंकि आपके टॉपिक का नाम ही है कुदाल और हल। तो कुदाल का मतलब पहाड़ी लोगों से है, और जो हमारा हल है उसका मतलब है हमारा संथाल लोगों से। तो कुदाल का मतलब है, आप समझ गए, और हल का मतलब है। आपको मैं फिर बताना चाहूंगा। देखो आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा कुदाल और हल, ऐसा टॉपिक आपको दिखेगा। तो हल का मतलब यहां पर संथाल लोगों से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुदाल का मतलब यहां पे हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो देखो खाना खाने के लिए ये लोग जो है महुआ का जो फूल है वो इकट्ठा करते थे। यह जो पहाड़ी लोग हैं वो काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां भी इकट्ठा करते थे यहाँ से जंगलों में से, ठीक है। यह पहाड़ी लोग जो इमली के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहते थे। यह पहाड़ी लोग जो समुदाय एवं मुखिया होता था यहाँ पर, है ना। यह लोग अक्सर मैदानी इलाकों में हमला करते थे। यह पहाड़ी लोग जो है आम के पेड़ के नीचे छाया में आराम करते थे। ये इनका जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति इनके पहाड़ी इलाके से गुजरते थे ना, तो क्या होता था, तो उन व्यक्ति को पहाड़ी लोगों के जमींदार और व्यापारी लोगों को कर देना होता था। मान लो ये ए नाम का जगह है, ये बी नाम का जगह है, ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पहाड़ी लोगों का है। अगर कोई व्यक्ति यहां से गुजर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जमींदार इस क्षेत्र यानी इस क्षेत्र के जमींदार को और जो व्यापार है उनको टैक्स देना पड़ेगा यहां से गुजरने का, ठीक है। ये कुछ इनका जीवन परिचय था। अब हम समझते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक आ जाता है अंग्रेजों के लिए स्थायी खेती क्यों महत्वपूर्ण था। अंग्रेज आखिरकार जो हमारे पहाड़ी लोग थे उनसे स्थायी खेती क्यों करवाते थे, झूम खेती में उनको क्या नुकसान था अंग्रेजों को। तो वो यहां देखो ज्यादा राजस्व मिलता था। जो हमारे अंग्रेज हैं उनको ज्यादा राजस्व मिलता था स्थायी खेती में, इसलिए वो सोचते थे कि अगर जो पहाड़ी लोग हैं उनसे अगर हम स्थायी खेती करवाएंगे तो हमारा फायदा होगा, हमें कहीं ना कहीं पैसे मिलेंगे और कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज्यादा फायदा है, ऐसा ये सोचते हैं। निर्यात के लिए फसल उपलब्ध हो सकते थे। अगर जो हमारे पहाड़ी लोग हैं अगर वो स्थायी खेती करेंगे तो जो हमारे अंग्रेज हैं उनके लिए जो फसल है वो तैयार हो जाएगा और ये दूसरे देश में निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। अंग्रेज लोग यह मानते थे कि एक अच्छा समाज के लिए स्थायी खेती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये कहीं ना कहीं स्थायी खेती के ऊपर जोर देते थे या फिर प्रेशर डालते थे, ठीक है। लेकिन जो पहाड़ी लोग थे ये क्या करते थे, तो ये स्थायी खेती नहीं करते थे, ये झूम खेती करते थे। और अंग्रेजों को इन पहाड़ी लोगों का कोई भी फायदा नहीं होता था। तब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने इसलिए अंग्रेजों ने कुछ नीतियां अपना दी। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम इन नीतियों को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे पहाड़ी लोग हैं वो खेती करेंगे, वो भी स्थायी। तो उन नीतियों को समझेंगे, ठीक है। तो समझते हैं अब हम अगला टॉपिक। देखो नीतियां मैं आपको बताना चाहूंगा। पहाड़ी लोगों को नियंत्रित स्थापित करने के लिए यानी उनसे खेती करवाने के लिए क्या क्या नीतियां इन्होंने अंग्रेजों ने अपनाई थी, समझते हैं। देखो इनकी दो नीतियां थी। पहला था 1770 के दशक का, दूसरा था हमारा 1780 के दशक का। इन दोनों दशक की जो नीतियां थी वो आपको मैं बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं 1770 के दशक का। तो इसको समझते हैं। देखो इस नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया। जो भी पहाड़ी लोग अंग्रेजों को मिल रहे हैं उनको जान से मार दिया, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं उनका कत्ल कर दिया, ठीक है। ये शुरू कर दिया इन्होंने इस नीति के तहत। किस नीति के तहत, तो आप कहोगे 1770 के दशक की नीति के तहत उनको मारना शुरू कर दिया ताकि जो पहाड़ी लोग हैं वो डर जाए उनसे
है ना। और वो अपना जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं अंग्रेजों की बात मान ले और स्थायी खेती करना चालू कर दें। ये था अंग्रेजों का इस नीति के तहत डराने का एक चाल पहाड़ी लोगों का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा नीति था 1780 के दशक की नीति। देखो मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं आपको एनसीईआरटी से अलग बता रहा हूँ। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ तो नहीं आएगा ज़्यादातर। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा, है ना, या थोड़ा बहुत क्या कहूँ मैं, पूरा आ जाएगा। देखो 1780 के दशक की नीति, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा बुक में तो लिखा है, लेकिन बुक में आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इस नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों के मुखिया जो है उसको भत्ते दिए। भत्ते मतलब माल पानी दे दिया, और उन मुखिया को कहा वो अपने पहाड़ी लोगों को अनुशासन में रखे और उनको स्थायी खेती में महत्व बताए। ठीक है, यानी कोई भी अगर मान लो मुखिया है पहाड़ी क्षेत्र का, तो उसको पैसे दे दिया, उसको कह दिया कि जो तुम्हारे लोग हैं, जो तुम्हारे पहाड़ी लोग हैं, उनसे कहो खेती करे स्थायी। ठीक है, ऐसा इस नीति के तहत किया गया था। अब हम बात करते हैं संथालों का जीवन कैसा था। आपको ध्यान हो तो कुदाल और हल जो टॉपिक है हमारा, कुदाल समाप्त हो गया। ठीक है, कुदाल आपने समझ लिया, पहाड़ी लोग थे, झूम खेती करते थे, नीति थी हमारी। ठीक है, ये कुदाल हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं हल का। तो हल में आप क्या समझोगे, हल में आप क्या समझोगे, तो इसको समझते हैं। देखो हल मतलब संथाल लोगों से सीधा सा मतलब है इसका। ठीक है, संथाल लोग स्थायी खेती करते थे, तो क्या था, अंग्रेज इनसे खुश थे। वो अंग्रेज सोचते थे कि भाई ये तो जो है संथाल जो लोग हैं ये तो स्थायी खेती करते तो हमारा फायदा है, तो इनको बहुत ही अच्छा मानते थे और बहुत ही अच्छा मानते थे। ठीक है, और संथाल लोग खेती करने के लिए हल का प्रयोग करते थे, क्योंकि आपके टॉपिक का नाम ही हल है। हल का मतलब संथाल, कुदाल का प्रयोग कौन करते थे, पहाड़ी लोग। यानी पहाड़ी जो लोग हैं वो आ गया कुदाल वाला, क्योंकि वो झूम खेती करता है, और जो हमारा संथाल है वो आ जाएगा हमारा हल में। समझ गए, यानी टॉपिक का नाम क्या था, कुदाल और हल। समझ गए। देखो संथाल लोग अंग्रेजों से और जमींदार से व्यापार करने के लिए तैयार रहते थे। अंग्रेज जो है सोचते थे ये लोग बहुत ही सभ्य है, बहुत ही अच्छे हैं, तो इनसे हम व्यापार कर सकते हैं। फिर ऐसे में अंग्रेजों को संथाल लोग बहुत ही अच्छे लगे, और संथाल लोग धीरे धीरे राजमहल की पहाड़ियों के निचले हिस्से को अपना क्षेत्र बनाने लग गए, और इन्हीं क्षेत्र को हम कहते हैं दामिन इको। ठीक है, फिर जब अंग्रेजों ने संथालों को राजमहल के निचले हिस्से में बसा दिया, तो इस स्थान को 1832 ईस्वी के आसपास क्या किया गया, इसका नामकरण किया गया, और इस क्षेत्र को हमने कह दिया दामिन इको। ठीक है, दामिन इको क्या है, तो आप कहोगे एक क्षेत्र है। कई बच्चे इस शब्द को एक पुस्तक मान लेते हैं, कई बच्चे बोलते हैं दामिन इको का मतलब है ग्रंथ, बल्कि यहाँ पे ग्रंथ का मतलब ये नहीं है। दामिन इको कोई ग्रंथ नहीं है, वो एक क्षेत्र है जो कि राजमहल के पहाड़ी के नीचे वाला इलाका है, उसी को हम कहते हैं दामिन इको। ठीक है, 1832 में इसका नामकरण हो गया था। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक। अब यहाँ पे इनका लड़ाई हो जाता है। अब लड़ाई कैसे होता है, देखो दामिन इको ये हमारा क्षेत्र है, ये देखो नीचले वाला क्षेत्र, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो घर झोपड़पट्टी, इसको कहते हैं हम दामिन इको। समझ गए, दामिन इको क्या ग्रंथ नहीं है, दामिन इको जो है वो एक क्षेत्र है। देखो 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ी का जो निचला हिस्सा है उसे संथालों की भूमि घोषित कर दी, इसी को हम दामिन इको कहते हैं। 1838 में संथालों की जो गांव की संख्या थी, 1838 की बात कर रहा हूँ, उस समय 40 थी, लेकिन 1973 तक आते थे क्या हो गया, 1473 गांव हो गए हमारे निचले वाले इलाके में। समझ गए। और 1973 में क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि गांव की जो संख्या है वो 3000 से लेकर 82,000 तक का हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद इन लोगों ने भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, इनकी लड़ाई हो जाता है। फिर आगे समझते हैं। अब बात करते हैं संथालों ने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया। अब लड़ाई यहाँ पे चालू हो जाता है, तो समझते हैं इनके विरोध का। देखो संथाल लोग जिस जगह पर रहते थे ना, तो क्या था, वो खेती करते थे वहां पर। अंग्रेजों ने उस जगह पर अधिक कर लगा दिया। अब ये जो हमारे संथाल लोग हैं वो खेती करेंगे इतने लोग भूमि पे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस भूमि पे टैक्स लगा दिया 4000, यानी टैक्स बढ़ा दिया, 5000 मान सकते हो आप, बढ़ाता गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे संथाल लोग हैं वो अंग्रेजों का विरोध करने लग गए। वो सोचे कि मेरा जो कर है
वो बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मैं अंग्रेजों का विरोध कर सकता हूँ। साहूकार भी अत्यधिक ब्याज वसूल रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं विरोध पे आ गए थे संथाल लोग। फोटो आप देख सकते हो, संथाल एक व्यक्ति है उसका है। अगर संथाल लोग भूमि का ब्याज नहीं देते थे तो क्या होता था, जो साहूकार थे उनके जमीन पर कब्जा कर लेते थे, आकर उन पे कब्जा हो जाता था। ये लोग जो है, ये जो अंग्रेज है, ये लोग जो है दामिन ई कोहो वाले जो जगह है उसको ज्यादातर उस पर नियंत्रण ये लोग स्थापित करते थे। ठीक है, इनका नियंत्रण यहाँ पर ज्यादा होता था। अब हम समझते हैं आगे का जो हमारा टॉपिक है, बुकानन कौन था। बच्चों आप ध्यान दो, ये जो बुकानन टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, तथा इसका विवरण बताओ। पेपर में आ जाता है कि बुकानन कौन था, इसने क्या विवरण दिया, बताओ, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप इस पर ध्यान रखना। ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसको मैंने आपको क्वेश्चन की तरह लिखा है। जिस प्रकार आपका क्वेश्चन आता है उसी प्रकार मैंने इस टॉपिक को लिखा है। देख रहे हो, इस टॉपिक को लिखने का नजरिया कैसा है। क्वेश्चन है ना, बुकानन कौन था, क्वेश्चन मार्क, तथा इसका विवरण बताओ। ये बिल्कुल इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम भाषा में आ जाएगा, बिल्कुल यही है ना, यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैंने इसी लैंग्वेज में आपके टॉपिक को लिखा है, समझ गए। तो हम बात करते हैं इस बुकानन के बारे में। देखो फ्रांसिस, इसका पूरा नाम है फ्रांसिस बुकानन। तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, ठीक है, जो भारत आया था और बंगाल में सेवा कार्य करता था, सेवा में कार्य करता था। कुछ वर्षों तक क्या हुआ, वह भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया था इसने। बुकानन यानी फ्रांसिस बुकानन ने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना कर दी थी, जिसे कलकत्ता चिड़ियाघर के नाम से जाना गया। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली जो भूमि है उसको विस्तृत सर्वेक्षण किया, यानी बहुत दूर तक उसका टेस्ट किया या फिर जांच पड़ताल किया। 1815 ईस्वी में क्या हो जाता है, बुकानन जो है वो बीमार हो गया था। बीमार होने के बाद क्या होता है, बुकानन इंग्लैंड चले जाते हैं। वो इंग्लैंड जाता है। बुकानन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख अधिकारी भी थे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी है वो जेम्स प्रिंसेप जो है वो बहुत प्रमुख अधिकारी है, ठीक है। एक हमारा फ्रांसिस बुकानन हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे अधिकारी है जो बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं हमारे इसके, ठीक है। बुकानन ने यात्रा का जो खर्च है, बुकानन जो है यानी फ्रांसिस बुकानन जो है, इसके यात्रा का जो भी खर्च है, ये जो भी यहाँ पे मतलब जहाँ ये घूमता है यात्रा करता है, तो यात्रा का जो भी खर्च आ जाता है उसको कौन चुकाता है, तो आप कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके कर्ज को चुकाती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सूचनाओं की जरूरत थी जिसको बुकानन लाता था, ठीक है, उसको एकत्र करता था। बुकानन को साफ हिदायत दी गई थी कि उसे क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है, सभी इस बुकानन को बताया गया था, ठीक है। पार्ट हमारा सेकंड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लो बिना सोचे, ठीक है, तुरंत आप सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का एक बटन, उस पर आप क्लिक कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, आपको मैं कह रहा हूँ। आपको अगर इस वीडियो से बिल्कुल फायदा हुआ है तो आप सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और कुछ कमेंट करके आप बता देना कि आपको ये जो वीडियो है ये कि आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले जो हमारा सेक्शन होता है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी कई बच्चे इस वीडियो को देखते देखते सोच रहे होंगे कि सब्सक्राइब क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता दूं, सब्सक्राइब करना आपके लिए 180% जरूरत है। सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो आप 12th क्लास में फेल हो सकते हो, ठीक है। 12th क्लास में आप फेल हो सकते हो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो आएंगे उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आपके पास कुछ नहीं पहुंचेगा, कोई मैसेज नहीं आएगा और आप हमारे वीडियो को भी नहीं देख सकते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बिना सोचे समझे, ये सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है आपके लिए। 1 रुपया क्या, 1 पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब के लिए, ठीक है।
तो आप तुरंत वीडियो के नीचे देखो, राइट साइड में दिख रहा होगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करके और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दो फटाफट, और कमेंट कर दो, लाइक कर दो और बता दो ये आपको वीडियो कैसा लगा है। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप शेयर करते जाओ इस वीडियो को, बिल्कुल आप इसको इतना दूर तक पहुंचा दो जितना दूर एक रॉकेट जाता है। ठीक है, तुरंत कर लो आप सब्सक्राइब। मैं 2 मिनट रुकता हूं, आप करते जाओ। कर दिया आपने सब्सक्राइब? तुरंत कर लो, बहुत फायदा होगा आपका। देखो मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, आप कर सकते हो सब्सक्राइब। कर लिया आपने? आप कमेंट करके बता देना मुझे आप कितने बच्चों ने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, अभी भी आप, अगर अभी भी आप सोच रहे हो सब्सक्राइब के बारे में, तो बिल्कुल मत सोचो, सब्सक्राइब करो। आप, आपको मैं कह दूं, हिस्ट्री में आपके 100%, मैं आपको कितना कह देता हूं कि आपके हिस्ट्री में 99% नंबर तो कहीं नहीं गए। आपके 99% नंबर आ जाएंगे हिस्ट्री के अंदर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो, और आपने हमारे वीडियो को रोज देखा, ध्यान से देखा, समझा तो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, मैं वेट कर रहा हूं। कर दिया आपने सब्सक्राइब? देखो मैं आपको बताता हूं सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है। देखो, सब्सक्राइब सुनने में कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है? सब्सक्राइब क्या होता है? अभी अगर आप सब्सक्राइब करने वाले में फिर सोच रहे हो, कई बच्चे तो वीडियो स्किप भी करने के सोच रहे होंगे, तो स्किप मत करो, यहां पर समझो मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं इस लाइन को काटो, क्या बता रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि हम काम की बातें देखेंगे, सब्सक्राइब का जो बातें हैं ना ये वीडियो में करते हैं वो हम देखेंगे नहीं। अरे उसको भी देखो, उसको भी समझो, सब्सक्राइब के बारे में समझ रहे हो? तो सब्सक्राइब कोई गलत चीज नहीं है। अब कई टीचर भी अभी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे क्या बता रहा है, सब्सक्राइब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सब्सक्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और कई बच्चों के नज़र में सब्सक्राइब बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन वो उनका नज़र ही गलत है। सब्सक्राइब करना गलत बात नहीं है, समझ रहे हो? आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, किसी का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर देते हो ना उसको। तो यही होता है जो हमारा चैनल होता है, ये भी चैनल यूट्यूब पे होता है, जो ये भी होता है हमारा सब्सक्राइब के लिए। सब्सक्राइब आप करोगे तो आपका बहुत ही फायदा है। अभी आप कर लो, मैं वेट कर रहा हूं। कर लो सब्सक्राइब, कर लो, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपका काम है समझना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं तो आपको बता ही सकता हूँ, बाकी मैं आपके मोबाइल में आके तो खुद तो कर ही नहीं सकता सब्सक्राइब, है ना? ऐसा तो नहीं है मैं मोबाइल से बाहर निकल जाऊं और आपका चैनल जो मैं अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लूं। आप बैठे हो, आपके सामने मोबाइल रखा हुआ है, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप इस वीडियो के नीचे वाला जो ये सेक्शन होता है सब्सक्राइब वाला, इसमें कर नहीं सकते आप क्लिक? 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का, आप कर सकते हो तुरंत, है ना? तो तुरंत कर लो। आप क्या देख रहे हो कि मेरी बातें सुन रहे हो, आप कर नहीं रहे, है ना? अब ऐसा तो नहीं मैं वीडियो से बाहर निकल जाऊं और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लूं तुरंत, है ना? आपके सामने दिख रहा है बटन, आप कर दो तुरंत। ठीक है, कर दिया आपने। अब मुझे यकीन हो रहा है कि हाँ, अब आपको दिमाग आपका जो है खुल चुका होगा, और आपने आपने अभी सब्सक्राइब किया तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग का जो विकास है वो भी हो गया होगा, और आपके 99% नंबर आएंगे। अगर 99% नंबर नहीं आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, 99% आपके नंबर आएंगे अगर आप मेरे वीडियो को देखोगे, मेरे रूल को फॉलो करोगे, तब आएंगे, समझ गए? सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके बताना, वीडियो शेयर करना और लाइक करना, और बताना कैसा लगा आपको। ठीक है, तो बच्चों यही था, हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।